तो बच्चों, अब हम लोग रॉयल्टी के फीचर्स के बारे में जानते हैं कि रॉयल्टी का फीचर्स होता क्या है। अगर फीचर्स को देखे जाए, रॉयल्टी के फीचर्स को देखा जाए तो सबसे पहला फीचर्स करता है रॉयल्टी इज अ पीरियोडिक पेमेंट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। मैंने अभी जस्ट बताया था रॉयल्टी डिपेंड किस पर करता है, लीजी और लैंडलॉर्ड के एग्रीमेंट के ऊपर। लीजी और लैंडलॉर्ड के एग्रीमेंट के ऊपर जब लैंडलॉर्ड एसेट को यूज करने का राइट लीजी को दे देता है तो उसके बदले में वो पेमेंट किया जाता है। ये पेमेंट आपका हाफ ईयरली भी हो सकता है, ये पेमेंट आपका ईयरली भी हो सकता है, ये पेमेंट आपका क्वार्टरली भी हो सकता है। इसलिए इसे हम लोग कौन सा पेमेंट करते हैं, पीरियोडिक पेमेंट करते हैं। यानी समय के आधार पर ये डिपेंड करता है, एग्रीमेंट के बेस पर ये डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच एग्रीमेंट कैसे हुए हैं। जैसे उन दोनों के बीच एग्रीमेंट होंगे वैसे लीजी को अपने रॉयल्टी को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। बेस किस पर बन रहा है, एग्रीमेंट पर बेस बन रहा है। इसलिए कहा जाता है कि रॉयल्टी क्या है, एक पीरियोडिक पेमेंट है जो एग्रीमेंट के बेस के आधार पर पेमेंट किया जाता है। सेकंड कहता है कि रॉयल्टी जब भी पे किया जाता है तो वो किसी न किसी एसेट के राइट के यूज करने के बदले में किया जाता है। हाँ बच्चों, रॉयल्टी जब भी आप पेमेंट करोगे किसी न किसी एसेट को यूज करने के बदले, एसेट के यूज करने के राइट के बदले में ही आप पेमेंट करोगे, तभी वैसे पेमेंट को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। अगर हम किसी एसेट को यूज करते हैं और उसके बदले में अगर हम पे करेंगे तब ये रेंट कहलाएगा। लेकिन जब उस एसेट के यूज करने का राइट अगर मेरे पास आ जाता है तब ये हमारा क्या कहलाता है, तब ये हमारा रॉयल्टी कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि यूज करने का आपके पास राइट आ जाता है और इसी राइट के बदले में आप पे करते हो, ये आपका क्या है, रॉयल्टी है। ये आपका क्या है, रॉयल्टी है। तो रॉयल्टी जो पेमेंट है वो कैसा पेमेंट है? सर, ये जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है लीजी के द्वारा, ये जो खर्च किया जा रहा है लीजी के द्वारा, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? याद समझिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एसेट को जब आप यूज कीजिएगा तो हमेशा रेगुलर बेसिस पर यूज कीजिएगा। हाँ सर जी, जब आप किसी व्यक्ति के एसेट के यूज करने का राइट अगर आपके पास आ गया है तो आप तो उसके एसेट को रेगुलर बेसिस पर यूज कीजिएगा। हाँ सर जी, अगर रेगुलर बेसिस पर यूज कीजिएगा तो लीजी के द्वारा जो पेमेंट किया जाएगा वो कैसा पेमेंट होगा, रेवेन्यू या कैपिटल? सर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इसलिए कहा जाता है कि रॉयल्टी क्या है, एक रेवेन्यू आइटम है। रॉयल्टी क्या है, एक रेवेन्यू आइटम है। तो रॉयल्टी जो पेमेंट किया जाता है वो आपके ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंडिचर है। ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंडिचर यानी कि स्पेसिफाइड नहीं है, किसी स्पेशल पर्पस के लिए नहीं लिया गया है, ये नॉर्मल कोर्स के बिजनेस के अंतर्गत है। और जब नॉर्मल कोर्स के बिजनेस के अंतर्गत होगा तो ये ऑलवेज कौन सा आइटम माना जाएगा, रेवेन्यू आइटम माना जाएगा। यानी ऐसे एक्सपेंडिचर आपके ऑलवेज कौन से एक्सपेंडिचर माने जाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। अगर यही लैंडलॉर्ड के लिए देखा जाए तो उनके लिए कौन सा इनकम होगा, उनके लिए आपके रेवेन्यू इनकम माने जाएंगे। उनके लिए कौन से इनकम माने जाएंगे, रेवेन्यू इनकम माने जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि रॉयल्टी जो रिसीव किया जाएगा किसके द्वारा, लैंडलॉर्ड के द्वारा, वो उनके लिए कौन सा इनकम है, रेवेन्यू इनकम है। हाँ, अब यहाँ पर एक बात आती है, अगर रेवेन्यू इनकम होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा तो कौन सा अकाउंट होगा? बच्चों बताइए कौन सा अकाउंट होगा? सर, ये नॉमिनल अकाउंट होगा। इसलिए कहा जाता है कि रॉयल्टी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके इनकम से और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होंगे तो कौन से अकाउंट होंगे, नॉमिनल अकाउंट होंगे। अब इसके आगे को देखते हैं। अगर कहा गया है कि रॉयल्टी अगर किसी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी प्रोडक्शन के अंतर्गत जब आपके पास स्पेशल राइट आ जाता है, जैसे मान के चलते हैं किसी के पास कोयले का खान है,
मान के चलते हैं किसी व्यक्ति के पास क्या है, कोयले का खान है, लेकिन वो व्यक्ति उस खान का कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं, वो व्यक्ति उस खान का यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैंने उस व्यक्ति से उस खान को क्या कर लिया, लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत लीज पर ले लिया और कहा कि मैं इससे क्या करूंगा, जितना भी कोयला निकालूंगा, जितना भी प्रोडक्शन करूंगा, उसके बदले में हम आपको क्या करते हुए चले जाएंगे, पेमेंट करते हुए चले जाएंगे। बताइएगा यहाँ पर जो रॉयल्टी मैं पे कर रहा हूँ क्या प्रोडक्शन के बेस पर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? हाँ सर जी, यहाँ पर जितना मैं प्रोडक्शन करूंगा उसके बेस पर उसे क्या देता हुआ चला जाऊंगा, रॉयल्टी देता हुआ चला जाऊंगा, लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत उसे रॉयल्टी देता हुआ चला जाऊंगा। जब रॉयल्टी आपके प्रोडक्शन के बेस पर होंगे तब ये आपके कहां चार्ज किए जाएंगे, ये आपके चार्ज किए जाएंगे प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, तब ये किसका पार्ट माना जाता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाता है, यानी ये आपके प्रोडक्शन का एक भाग बन जाता है। और जैसे ही प्रोडक्शन का भाग बनता है तो आपको पता होगा बच्चों कि प्रोडक्शन के भाग जब बन जाते हैं तो वैसे एक्सपेंसेस को आपको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, प्रोडक्शन अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो यहां पर भी हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। लेकिन जब ये रॉयल्टी आपके सेल के बेस के आधार पर होते हैं, सेल के बेस के आधार का मतलब मान के चलते हैं कि मैं एक बुक का ऑथर हूं, मैंने एक बुक लिखा और मैंने कहा कि ये बुक किसी पब्लिकेशन के पास ले जाकर कहा कि मेरा ये बुक क्या कर दीजिए, छापने का काम कीजिए। तो पब्लिकेशन ने कहा ठीक है मैं तो ये बुक को छाप दूंगा, लेकिन ये जो बुक मैं छापूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके बदले में मुझे क्या मिलना चाहिए, रॉयल्टी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बुक का राइट किसके पास है, मेरे पास है, और मैंने ये बुक को छापने का अधिकार किसे दे दिया, पब्लिशर को दे दिया। तो पब्लिशर क्या इसके बदले में मुझे पे करेगा या नहीं करेगा? हाँ सर जी ये पे करेगा। कैसे वो पे करेगा? कहेगा जितना मैं बुक बेचूंगा, जितना मैं बुक बेचूंगा पब्लिश करने के बाद मार्केट में जितना मैं बुक बेचूंगा, उस बुक को बेचने से कुछ पैसे आएंगे तो उस पैसे में से आपको क्या करूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो जो वो ये पेमेंट मुझे कर रहा है ये किसके आधार पर कर रहा है, वो सेल के आधार पर कर रहा है। जब वो सेल के आधार पर पेमेंट करेगा तब ये मेरा क्या कहलाएगा, तब ये बेस बन जाएगा किसका, रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल। तब ये ट्रीटेड किस प्रकार से हो जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। तब ये ट्रीटेड किस प्रकार के हो जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। और वहां पर ये कहां चार्ज कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। बातें कुछ समझ में आई? अगर प्रोडक्शन के बेस के आधार पर है तो कहां चला जाएगा, प्रोडक्शन अकाउंट में। लेकिन अगर ये सेल के बेस के आधार पर है तब ये कहां चले जाएंगे, तब ये चले जाएंगे आपके सेलिंग एक्सपेंसेस माने जाएंगे। और सेलिंग एक्सपेंसेस को ऑलवेज कहां ट्रीट किया जाता है, आपको ट्रीट किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये आपके क्या हो जाते हैं, रॉयल्टी अकाउंट्स के कुछ फीचर हो जाते हैं। एक बात और भी याद रखिएगा बच्चों, रॉयल्टी जो चार्ज किया जाता है वो आपके टैंजिबल और इनटैंजिबल दोनों एसेट से रिलेटेड होते हैं, दोनों एसेट से रिलेटेड होते हैं। यानी टैंजिबल एसेट के लिए भी रॉयल्टी होते हैं और इनटैंजिबल एसेट के लिए। जैसे मैंने अभी जब कोयले की खान के बारे में बात किया तो ये एसेट मेरा कौन सा एसेट है, टैंजिबल एसेट। लेकिन अगर वही मैंने कॉपीराइट के बारे में बात किया या पेटेंट के बारे में बात किया तब ये कौन से हो जाएंगे, तब ये इनटैंजिबल एसेट हो जाएंगे। इसका मतलब कि रॉयल्टी जो आपके रिलेटेड है वो टैंजिबल एसेट से भी रिलेटेड है और इनटैंजिबल एसेट से भी रिलेटेड है। क्लियर है? हाँ सर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये रॉयल्टी के हमारे क्या हो जाते हैं, फीचर्स हो जाते हैं। अब बच्चों हम जो रॉयल्टी के बारे में देखेंगे वो देखने का काम करेंगे कि इसके टाइप्स के बारे में, कि रॉयल्टी के टाइप्स होते कितने प्रकार के हैं। अगर रॉयल्टी के टाइप्स के आधार को देखा जाए तो बेस्ड ऑन राइट है, यानी आपके अधिकार के आधार पर अगर देखा जाए तो रॉयल्टी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। पहला जिसे हम लोग माइनिंग रॉयल्टी करते हैं,
सेकंड जिसे हम लोग पेटेंट रॉयल्टी कहते हैं, और थर्ड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉपीराइट रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति के किसी माइंस को यानी कोयले की खान को या तेल के कुएं को या किसी मिनरल्स को अगर उसके एसेट को अपने अधिकार में ले लेते हैं और उस अधिकार में लेने के बाद उसका यूज करते हैं, उस पर राइट रख लेते हैं, तो जो आप पे करते हो ऐसे रॉयल्टी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग रॉयल्टी कहते हैं। ऐसे रॉयल्टी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग रॉयल्टी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनिंग रॉयल्टी कैसा रॉयल्टी है, तो माइनिंग रॉयल्टी इज अ रॉयल्टी पेबल बाय द लीजी, लीजी के द्वारा पे किया जाता है। किसके द्वारा पे किया जाता है, लीजी के द्वारा पे किया जाता है। किसको, लेसर को। फॉर रेजिंग कोल, जब आप कोल को रेज करते हो, कोल का प्रोडक्शन करते हो, यानी कोयले का जब प्रोडक्शन करते हो, पत्थर स्टोन का प्रोडक्शन करते हो, ऑयल का प्रोडक्शन करते हो, या कोई मिनरल का प्रोडक्शन करते हो, तो जब इसका आप रेज करने का काम करते हो, इसका जब उत्पादन करने का काम करते हो, तो वैसे रॉयल्टी को आप लोग कौन सा रॉयल्टी कहते हो, माइनिंग रॉयल्टी कहा जाता है। वैसे रॉयल्टी को कौन सा रॉयल्टी कहा जाता है, माइनिंग रॉयल्टी कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर देखा जाए पेटेंट रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, पेटेंट रॉयल्टी का सिंपल सा ये मतलब होता है कि मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसा इनोवेशन कर लिया, यानी आपने कोई ऐसा मशीन बना लिया जिससे कि इस मशीन के यूज करने से प्रोडक्शन तेजी से होंगे और ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपसे ये मशीन यूज करने का राइट लेंगे या नहीं लेंगे? हाँ सर जी। जब ये मशीन को यूज करने का राइट आपसे लेंगे, तो क्या मशीन ऐसे ही आप देखो कि मशीन को पहले पेटेंट कराओगे? हाँ सर जी, उसका पहले पेटेंट किया जाता है। तो जब पेटेंट किया जाता है तो ये पेटेंट करने के बाद जब उसे यूज करने का राइट दोगे ताकि वो व्यक्ति उससे क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके, तो उसके बदले में क्या आप पैसे लोगे या नहीं लोगे? हाँ सर जी। जब ये पैसे लोगे तो ऐसे रॉयल्टी को कौन सा रॉयल्टी कहा जाता है? ऐसे रॉयल्टी को पेटेंट रॉयल्टी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है पेटेंट रॉयल्टी इज ए रॉयल्टी पेबल बाय द मैन्युफैक्चरर। किसके द्वारा पे किया जाता है? मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जो किसी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, टू पेटेंटी, यानी वैसे व्यक्ति जो उन्होंने पेटेंट करा रखा है फॉर यूजिंग द पेटेंट राइट, यानी पेटेंट राइट के यूज करने के बदले में पेटेंटी को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा यानी मैन्युफैक्चरर के द्वारा पे किया जाता है, वैसे रॉयल्टी को हम लोग कौन सा रॉयल्टी कहते हैं? वैसे रॉयल्टी को हम लोग पेटेंट रॉयल्टी कहते हैं। उसी प्रकार अगर आपके थर्ड आते हैं कॉपीराइट रॉयल्टी, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि अगर कोई ऑथर्स है जिनके बुक का पब्लिकेशन कोई पब्लिशर ने अपने राइट में ले लिया, तो क्या पब्लिशर के द्वारा वो पेमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? हाँ सर जी। जब ऐसे पब्लिशर के द्वारा जो पेमेंट किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे कॉपीराइट रॉयल्टी। क्या कहेंगे? कॉपीराइट रॉयल्टी। तो कॉपीराइट रॉयल्टी क्या है? इट इज रॉयल्टी पेबल बाय द पब्लिशर। किसके द्वारा पे किया जाएगा? पब्लिशर के द्वारा पे किया जाएगा। किस है? ऑथर, ऑथर को या ऑथर्स को, पब्लिशर होगा या पब्लिशर्स हो जाएंगे, ऑथर या ऑथर्स को पे किया जाएगा। किसके लिए? बुक के ऑथर्स को पे किया जाएगा फॉर यूजिंग द कॉपीराइट, यानी इसके कॉपी के राइट को यूज करने के बदले में जो पे किया जाएगा वो हमारा कौन सा रॉयल्टी होगा? कॉपीराइट रॉयल्टी होगा। कौन सा रॉयल्टी होता हुआ चला जाएगा? कॉपीराइट रॉयल्टी होता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि अगर आप किसी कोयले की खान को या किसी स्टोन को अगर प्रोडक्शन करने का काम करते हो, तब ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तब ये आपके माइनिंग रॉयल्टी में आ जाएंगे। लेकिन किसी पब्लिशर के द्वारा उसका यूज किया जाएगा, तब ये क्या आ जाएंगे? कॉपीराइट रॉयल्टी आ जाएंगे। और वही अगर मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा यूज किया जाएगा, तब ये कौन सा रॉयल्टी हो जाएगा? पेटेंट रॉयल्टी हो जाएंगे। तब यहाँ पर देखा जाए तो ये रॉयल्टी के क्या होते हुए चले जाते हैं? टाइप्स खत्म होते हुए चले जाते हैं।
तो इसके बाद रॉयल्टी के कुछ इंपॉर्टेंस आइटम हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। तो अब बच्चों हम लोग उसके बारे में देखने का काम करेंगे कि वो इंपॉर्टेंस आइटम होते क्या है, क्योंकि इसके बगैर आपके रॉयल्टी के चैप्टर बनने वाले नहीं है। क्लियर है? हाँ सर।